गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू दिस श्री राम अकेडमी। मैं हूं अनिल सर और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ जी, बोलिए। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। यस। तो चले भाई, शुरू करते हैं। पढ़ लिया होगा सरकम सेंटर। हाँ जी, सरकम सेंटर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज उसके आगे की बात करते हैं। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर और देखेंगे कि कंप्लीट ऑर्थो सेंटर कैसे होना है, उसमें कंप्लीट कैसे करेंगे चीजों को और कैसे चीजें बनती हैं, बड़े आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो भैया, कॉपी पेन लेके बैठा करो। देखो, ऐसे बात बनेगी नहीं। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चा? लंब केंद्र। बोलते रहा करो, क्या बोलते हैं इसको बेटा? लंब केंद्र। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एच को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दे लो, लेकिन एक थोड़ा सा होता है ना कि अगर नहीं दिया गया नाम तो थोड़ा आइडिया मिल जाए हमको। जैसे जी बना देंगे तो पता है कि ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड कहा जाएगा उसको। ठीक है, ऐसे ही एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर को। अब बात आती है कि ऑर्थो सेंटर बनता कैसे। देखो, अभी तक तुमने हमारे साथ 3 सेंटर पढ़े हैं और तीनों सेंटर में बड़ी एक अच्छी सी बात हम लोग लिखते हैं, एक छोटी सी लाइन लिखते हैं और उसी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। ऑर्थो सेंटर में एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स, बस छोटी सी बात। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। अब परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, हर बच्चे को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं कोई ट्रायंगल बना दूं, जैसे यदि मैं कोई क्या बना दूं, ट्रायंगल बना दूं। ठीक है, चल जैसे ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। चलो ये ना बना के मैं एक सिंपल सा ट्रायंगल बना देता हूं ताकि आसानी से आप समझ पाओ। क्या हुआ? कोई नहीं, 2 सेकंड रुक जाइए। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जब चीजें हम लोग करते हैं ना तो आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी ध्यान से। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ये, ठीक। अब इसमें परपेंडिकुलर्स क्या है, जैसे नाम दे दूं ए बी सी। परपेंडिकुलर्स का मतलब है सामने वाले शीर्ष से या शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो होता है, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि ये लाइन खींची है आपने, या 90 के बनाने साथ साथ ये आधा आधा भी कर रहा है। या कुछ बच्चों को लगता है कि एंगल भी आधा आधा हो गया। भैया देखो, परपेंडिकुलर का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, परपेंडिकुलर आप अगर उसको बोल रहे हो तो परपेंडिकुलर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना के दे। बाकी वो आधा करेगा नहीं करेगा वो तो डिपेंड करेगा ट्रायंगल पर। एंगल आधे आधे होंगे कि नहीं होंगे वो भी डिपेंड करेगा ट्रायंगल पर। ये निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते हो कि बस यहां से मैंने 90 डिग्री का खींचा बस आधा आधा हो गया। बहुत सारे बच्चे मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसका नाम अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये इसका काम केवल इतना है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, बाकी क्या होता है वो तो डिपेंड करेगा ट्रायंगल पर। क्लियर है हमारी बात? अब यहां लिखा है परपेंडिकुलर्स, तो एक परपेंडिकुलर से बात तो बनेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, इस शीर्ष से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इस शीर्ष से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और तीनों परपेंडिकुलर्स जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? एच कहा जाता है। इसको एच नाम दे देते हैं। ये इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं। तो अब आपने देखा कि हमारे पास 3 परपेंडिकुलर्स हैं। एक परपेंडिकुलर कौन सा है? ए डी, दूसरा परपेंडिकुलर बीई, तीसरा परपेंडिकुलर सी एफ। और तीनों ने एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट किया है, जहां पर भी प्रतिच्छेद किया है, उसी पॉइंट को ही क्या कहा गया?
लंब केंद्र कहा गया है। तो एच जो है हमारा क्या है भाई, ऑर्थो सेंटर है। उम्मीद है ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या ये बात क्लियर है? जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नोट करिए फिर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीन को आप पॉज करिए और उसके बाद लिख लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए इसी के आगे थोड़ी बात और करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। ये रहा एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है H1। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है H2। तीसरा परपेंडिकुलर अपने आप यहीं से गुजरेगा और इसका नाम होगा H3। ठीक है, अब सोचो कि कभी मान लो हमको साइड्स दी गई हूं और आपसे हाइट्स का रेशियो पूछ लिया जाए, क्योंकि हाइट ही है, या आपको हाइट्स दे दी गई हो और आपसे साइड्स का रेशियो पूछ लिया जाए, तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि यदि मान लो हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर, तो पी के सामने की साइड आपको बोलते हैं ये स्मॉल पी है, बोलो हाँ या ना। क्यू के सामने की साइड क्या होती है बेटा, स्मॉल क्यू होती है। और आर के सामने की साइड क्या होती है, स्मॉल आर। और हाइट हमें दे रखी है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3 अगर कभी निकालना हो तो ये बराबर होता है किसकी, 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R। उम्मीद है ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से आप आसानी से इनका रेशियो निकाल सकते हैं, इनके बारे में आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर साइड्स दी गई हैं तो हाइट्स का रेशियो, और हाइट्स दी गई हैं तो साइड्स का रेशियो आराम से निकल आएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चे को? जल्दी बताइए क्या ये बात क्लियर है? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी से मिलता जुलता है, सेम कॉन्सेप्ट ही है, थोड़ा सा अलग है। चलिए आइए जानते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं बेटा ए बी और सी। अब हमको पता है कि यहाँ जहां पर परपेंडिकुलर्स मिलेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है एच। क्या कहा जाता है, एच। मान लेते हैं ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। अब अगर लंब केंद्र है बेटा तो आपको पता ही है लंब केंद्र कैसे होंगे, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वैसे यहाँ से जाएगा नहीं, परपेंडिकुलर कुछ और ही जगह से जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लगना भी तो चाहिए 90 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, ये है H1, इसका नाम दे देते हैं H2, और ये है H3। ये आपको कैपिटल H मिलेगा, इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E, और इसका नाम दे देते हैं F। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल्स के बारे में। मैं एंगल का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर एंगल को हम थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहे हैं। एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है BHC, ये वाला, और इसके अपोजिट में है एंगल A। ठीक है, और एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है AHC,
AHC और इसके अपोजिट में है B। ठीक है, और एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है, अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन आप करिए, ऑब्जर्वेशन अगर आप करिए तो फिर एक एंगल आपको दिख रहा है BHA, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट में है एंगल C। तो पहले मैं लिख रहा हूं ध्यान से, सबसे पहले लिख रहा हूं एंगल BHC, फिर एक एंगल है हमारे पास CHA, फिर एक एंगल है हमारे पास AHB। ठीक है, अब BHC देखो, H बीच में आ रहा है और B और C ले रखे हैं, B और C एंगल है तो इसके अपोजिट बचा A बचा है, तो फिर ये एंगल आएगा 180 माइनस A, एंगल A। अब यहाँ पे देखो C और A इंक्लूड हो चुका है, H तो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, जल्दी बताओ, H कौन सा पॉइंट है? हाँ जी बिल्कुल सही, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस A, और C हो चुका है तो एंगल B होगा फिर। तो ऐसे अगर A और B ले चुके हैं और H हमारा पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, तो फिर बचा हुआ है C, तो बचेगा 180 माइनस एंगल C। उम्मीद है कि यहां पर बनने वाले डायरेक्ट एंगल आप लोग निकाल सकते हैं, यहां पर बनने वाले डायरेक्ट एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। क्या ये कर पाओगे? कल को मान लो एंगल ए दे दिया गया और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया, तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे 180 में से घटाकर। हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद है ये डायरेक्ट एंगल्स आप निकाल पाएंगे। अब देखो हमने आपको क्या क्या बताया था, एक थोड़ी सी मैं आपको समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? समरी। समरी, समरी कैसी है? समरी ये है कि याद करो, जब मैंने आपको डायरेक्ट एंगल्स कहां से निकलते हैं, डायरेक्ट एंगल्स कहां से निकलते हैं, थोड़ा सा पुराना लेके चल रहा हूं, जब हमने इन सेंटर बनाया था, क्या बनाया था? इन सेंटर। तो इन सेंटर पर डायरेक्ट एंगल कैसे निकलता था? वो निकलता था 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल्स। हाफ ऑफ क्या होता था? अपोजिट एंगल। बोलो बात क्लियर थी। जब इन सेंटर के बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में हमने कहा था नो डायरेक्ट एंगल, डायरेक्ट एंगल नहीं निकलता है अपोजिट एंगल देकर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एंगल नहीं निकलेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सरकम सेंटर, याद है भैया? परिकेंद्र। सरकम सेंटर में हमने आपको बताया था जस्ट डबल होता है, डबल ऑफ 2 इंटू अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अरे हाँ या ना? अगर हम थोड़ी देर के लिए अपोजिट एंगल ए मान ले, तो इसको लिखते थे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, या 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 2 टाइम्स, और इसको लिखते थे अपोजिट एंगल को हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी। ऐसे ही यहाँ पर चौथे सेंटर की बात करें, और ये है हमारा ऑर्थो सेंटर। ये कौन सा है बेटा?
ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर पर डायरेक्ट एंगल कैसे निकला, तो 180 माइनस एंगल ए, या तो एंगल बी या फिर एंगल सी होगा। ऐसे 2A होगा या 2B होगा या 2C होगा यहाँ पर। और इसकी बात करें तो अपोजिट एंगल्स में यहाँ पर एंगल ए हो सकता है, एंगल बी हो सकता है या एंगल सी हो सकता है। तो आपने देखा कि 3 सेंटर्स पर जो है डायरेक्ट एंगल तो निकल आते हैं अपोजिट एंगल से, लेकिन सेंट्रॉइड ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल पाते हैं यदि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो जब भी आपको सेंट्रॉइड पर एंगल निकालना होगा, आता नहीं है डायरेक्ट निकालने को, अगर आएगा तो फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तब जाकर आप उससे क्या निकाल पाओगे भैया, एंगल निकाल पाओगे। डायरेक्ट एंगल में कह रहा हूं, डायरेक्ट एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्या बता रहे हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। अगर उसने कह दिया ये आई है और ये कह दिया 40 डिग्री है, तो अब बताओ BIC। आई से हमें समझ में आया कि ये इन सेंटर है, और अगर हमें डायरेक्ट ये एंगल निकालना हो तो इन सेंटर पर जो एंगल निकलता है 90 प्लस अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये है, तो आप जोड़ेंगे 90 प्लस 40 का आधा कितना 20, और आंसर आ गया 110। अगर ये आई ना होकर मान लो ये कह देता कि सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को मान लो रिप्रेजेंट कर देता C से, या O कह देता और कह देता ये सरकम सेंटर है, क्या है सरकम, तो फिर सरकम सेंटर के केस में क्या बनता, सरकम सेंटर के केस में अब आप कहते हो डबल एंगल होता, अगर ये 40 है तो फिर अब ये एंगल कितना हो जाएगा, तो फिर ये एंगल हो जाता अब 80 डिग्री। अब यही कह देता कि ये H है, अब ये ऑर्थो सेंटर है, तो फिर क्या हो जाता, अगर ऑर्थो के केस में होता तो यही एंगल हो जाता, फिर 180 माइनस 40, आंसर आ जाता 100। तो आपने देखा कि यहाँ का डायरेक्ट एंगल निकल रहा है, इन दोनों एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। उम्मीद है ये जो डायरेक्ट एंगल वाली चीज बता रहा हूं ये याद रहेगा आपको। बताइए भाई, फटाफट इसको नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एंगल एक साथ लिखा रहेगा तो अलग अलग पेज पलटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भैया, जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसकी पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसकी पोजीशंस बनती है और कैसे चीजें निकलती हैं। चलिए भाई, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। लोकेशन देखेंगे, पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पर क्या है, एक सिमिलैरिटी का केस बनता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या बनता है और कैसे लिखते हैं चीजों को समझिएगा। ठीक है, नाम दे रहा हूं ABC। अब यहां से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम दे दिया D। ठीक है, चल यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया E, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया F, और मान लेते हैं ये मिल रहे हैं H पर। ठीक है, मान क्या लेते हैं, होते ही H है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ साइड्स हैं, ये साइड है और ये लेंथ है हमारे ऊपर। अब ध्यान से समझना, इनके कुछ रिलेशंस है। ठीक है, जैसे जब मैं ये साइड ले रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, तो इस पर परपेंडिकुलर है AD और एक परपेंडिकुलर है HD। तो एक रिलेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से लिखने का तरीका सीखो कैसे लिखना है।
रिलेशन लिख रहा हूं बी डी इंटू डी पर पहुंच गए, अब डी से लिखा सी, तो बी डी इंटू डी सी बराबर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है कौन सा, सबसे पहले है ए डी और इंटू यहां से छोटा वाला परपेंडिकुलर है एच डी। पहला रिलेशन याद रखना कैसे बनाया है, इस चीज को ध्यान से समझो। दूसरा कैसे बना रहा है ध्यान से फिर से देखना। जैसे मान लो मुझे इस साइड का लिखना है, इस साइड का, तो इस साइड का है सीई, सीई इंटू ई ए बराबर। अब यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा बीई और इंटू यहां से बना देते हैं एच ई। दूसरा रिलेशन। तीसरा अगर निकालने जाए तो तीसरा कैसे बनेगा भैया तीसरा भी बड़े आसानी से बना पाएंगे हम लोग। कैसे बनेगा, आ जाओ। यहां पर साइड है हमारी क्या, पूरी ए बी पर यहां पर है, तो ए एफ दिखेगा नहीं, ये लिख देते हैं ए एफ इंटू, देखो ए एफ इंटू एफ बी बराबर होता है। अब इस पर परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कि पहला परपेंडिकुलर है सी एफ, पूरा सी एफ इंटू, अब यहां पर एच से लेके एफ तक तो एच एफ। ये तीन रिलेशन बड़े काम के हैं, बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन है, तीनों के बीच में। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इसको लिख लो, बड़े काम की चीज है, कभी कभी यहां से भी एक सवाल बनता है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक सिमिलैरिटी तुमको और दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसको पहले लिख लो, फिर देखते हैं कि इसके अंदर सिमिलैरिटी कहां पर है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी के बाद अपने हिसाब से देखो तुम कुछ भी बना सकते हो। बहुत सारी चीजें बनेंगी यहाँ पर, सिमिलर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। आप किसी भी तरह के रेशियो बना सकते हो, ये थोड़े याद रहने वाले हैं इसलिए मैंने इनको लिख दिया है। ठीक है, लिख लिया भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट फिर से इसी तरह का बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा ए बी और सी, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रहा डी, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई, और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम है। क्लियर है बात। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या है, क्या कैसे होगा। अब यहाँ पर मैं लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उस चीज को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, काम ध्यान से सुनना। मैं एक चीज बताऊंगा फिर उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा, बहुत सारी चीजें बनेगी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। अल्फा अल्फा क्या ये चीज पढ़ाई है मैंने, तो आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ाया। आप जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर एंगल 90 है, यहाँ पर भी एंगल 90 है, दो एंगल हो चुके हैं बराबर। अब सिमिलरिटी में याद होगा मैंने आपको कराया था, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज होगा एफ बी एच और ई एच सी, ये 90 अल्फा 90 अल्फा, इसको बीटा मान ले तो ये एंगल भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब आप दो ट्रायंगल यहां लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एच एफ बी, एच एफ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल के। अब देखो एच पर अल्फा है तो फिर से लिख देते हैं एच, उसके बाद एफ तो यहाँ पर है ई, तो यहाँ पर है सी, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, जैसे अल्फा के सामने की साइड और अल्फा के सामने का साइड का जो रेशियो होगा, वही रेशियो बीटा के सामने की साइड और बीटा के सामने की साइड का होगा, वही रेशियो 90 के सामने की साइड और इधर 90 के सामने की साइड का होगा। जो अनुपात इस साइड और इस साइड का होगा वही अनुपात इस साइड का इस साइड का होगा, और वही अनुपात इस साइड और इस साइड का होगा। क्या ये बात लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से भी आप लिख सकते हो, चाहो तो यहां से लिख लो। इधर अल्फा के सामने क्या है,
जल्दी बताओ, इधर अल्फा के सामने क्या है, तो बी एफ, क्या है, बी एफ, और इधर बीटा के सामने क्या है, एफ एच है, एफ एच। अब इधर वाले में अल्फा के सामने क्या है, ई सी है, और इधर वाले में बीटा के सामने क्या है, ई एच। इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो। इस तरह से एक और बना सकते हो, अल्फा 90 का बना सकते हो, अल्फा 90 का बना सकते हो, अल्फा बीटा का हो ही चुका तो 90 बीटा का बना सकते हो। तो तीन सिमिलरिटीज यहाँ लिख सकते हो और तीन रेशियोज यहाँ पर बन सकते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो ये आ जाएगा बी एफ इंटू ई एच बराबर होगा एफ एच इंटू ई सी। अब यहाँ भी अगर कुछ ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढेंगे, बी एफ वाली ये साइड इंटू ई एच ये वाली साइड। अब ये वाली साइड इंटू ये साइड है तो फिर ये वाली साइड इंटू ये साइड होगी। ये वाली साइड क्या है, ई सी, और ये साइड क्या है, एफ एच। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। अब ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसे भी आप लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी ना चीजों को रट्टा मारो। ये तो मैंने आपको दिखाया कि जब सिमिलरिटी आ जाती है तो सिमिलरिटी को फिर कैसे हम लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, रटिए मत। क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। हेलो, कितने बजे क्या होता है, बता क्या माफी चाहूंगा, एक्चुअली आज हम लोगों को बाहर निकलना है, घर जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके लिए कॉल वगैरह था। चलिए, तो सिमिलरिटी जब लिख जाती है तो आसानी से चीजें लिख पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। बात करते हैं बेटा पोजीशन की। जैसे हम लोग हर बार पोजीशन चेक करते आए हैं तो यहाँ भी हम पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ किसकी, ऑर्थो सेंटर, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक, अब ऑर्थो सेंटर की पोजीशन कहाँ कहाँ देखेंगे, तो कल की तरह फिर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। किसमें देखेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोणीय त्रिभुज में। अगर कोई न्यून कोणीय त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें कहां पर मिलेगा, तब न्यून कोणीय त्रिभुज बना देते हैं भैया फटाफट। ये रहा न्यून कोणीय त्रिभुज, और आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर आया, इसका परपेंडिकुलर यहां पर आया, और आपने देखा एच जो है वो कहां पर मिला है, एच जो है हमको वो इनसाइड द ट्रायंगल मिला है। कहां मिला है, इनसाइड द ट्रायंगल। तो
अब क्या ऑलवेज, यस ऑलवेज, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह रहे हैं, परपेंडिकुलर जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा कहां मिलने वाला है, यानी कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड मिलेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, अगर मान लो हमारा ट्रायंगल राइट होता, ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब इफ ट्रायंगल इज राइट, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, समकोणीय अगर त्रिभुज है, कैसा है, समकोणीय, समकोणीय त्रिभुज में क्या होगा बाबू बताओ। तो यहां से आप कहोगे भैया अगर परपेंडिकुलर डाले तो इस शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, इस वाले शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और दोनों जहां पर कट करेंगे, या इस साइड, अब तीसरे शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, ये वाली साइड भी यहीं से होकर गुजरेगी, तो यहां तीनों पर मिल रहे हैं। तो आपने दे, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, एच, मतलब जो एच है वो कहां पर होगा, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होगा। कहां पर होगा, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो फिर से कह रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर पे लोकेशन का एक सवाल एसएससी पहले से भी पूछता आया है और फिर से पूछेगा। तो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है जहां पर ज्योमेट्री आने वाली है। क्लियर है मेरी बात? चले भाई आगे बढ़े बेटा, ऑर्थो सेंटर ये। अब बचा है एक और जहां पर सबसे ज्यादा बवाल होता है। सबसे ज्यादा बवाल क्यों है, क्योंकि ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे देते हैं, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं बेटा अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। अब अधिक कोणीय त्रिभुज, तो अधिक कोण तो ये रहा हमारा 90 से बड़ा है। ठीक है, चलो अब यहां पर दिक्कत ये होती है बच्चों से, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को कहो तो वो परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं भाई। अरे हमें इस साइड पे ड्रॉ करना है, साइड बीसी पर। तो साइड बीसी पर अगर यहाँ शीर्ष ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे ये सीधी लाइन 90 डिग्री बनाएगी। तो मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ा देता हूँ, उम्मीद है ये क्लियर है। ऐसे ही मुझे सही शीर्ष सी से इस वाली सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, तो मुझे इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस परपेंडिकुलर को मैं आगे बढ़ाऊंगा जाके, तो यहां कहीं पर जाके, फिर से सुनो, यहां कहीं पर जाके, यहां कहीं पर जाके एक दूसरे को ये मिलेंगे आके। तो आप देख रहे हैं, तो अब एक कोई सोच रहा होगा कि इस शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ये रहा, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा यहीं से, ये वाला परपेंडिकुलर आगे बढ़ाने पे ये रहा, ये वाला परपेंडिकुलर आगे बढ़ाने पे ये रहा, और तीनों परपेंडिकुलर्स यहीं पर मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एच है, ऑर्थो सेंटर। अब बात आती है पोजीशन कहाँ है, लोकेशन, पोजीशन, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो देखो लोकेशन तो ये बात तो है कि त्रिभुज के बाहर है, त्रिभुज के बाहर है। अब त्रिभुज के बाहर कहाँ है, अधिक कोण, जो हमारा अधिक कोण बना है, ध्यान से देखो, अधिक कोण के सामने ऊपर होता है और ये पीछे है, अधिक कोण के पीछे और त्रिभुज के बाहर, अधिक कोण के पीछे और त्रिभुज के बाहर ऑर्थो सेंटर बनता है। अगर कोई पूछता है आपसे ऑर्थो सेंटर अधिक त्रिभुज के बाहर बनता है और अधिक कोण के पीछे बनता है, बताओ कौन सा ट्रायंगल है वो, तो ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। ये ऐसा त्रिभुज है भैया जिसका कोण जो है, जिसका सॉरी ऑर्थो सेंटर जो है वो कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक, अब बात आती है कि लोकेशन पर कहां कहां से सवाल बनते हैं। देखो इन सेंटर में लोकेशन के सवाल नहीं आते, क्यों नहीं आता, क्योंकि इन सेंटर में सारे कोई भी ट्रायंगल हो सबका इन सेंटर जो है वो बनता है त्रिभुज के अंदर। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में भी सारे जितने भी त्रिभुज हैं चाहे जो बना दो, सबका सेंट्रॉइड त्रिभुज के अंदर ही बनता है। अब बचा सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, यहीं से सवाल बनते हैं। तो एक समरी तैयार कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समरी फिर से
समरी क्या है? अगर मैं इन सेंटर की बात करूं, इन सेंटर इन एनी ट्रायंगल, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज इनसाइड, हमेशा बनेगा इनसाइड। क्लियर है? इन सेंटर की बात होगी, खत्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड कहाँ है? सेंट्रॉइड की बात करें इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, फिर से ध्यान से सुनो, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज इनसाइड, हमेशा कहां बनेगा? इनसाइड। तो ये भी बात क्लियर है। दिक्कत कहां है? दिक्कत है सरकम सेंटर में। सरकम सेंटर में, तो सरकम सेंटर में भी केवल दो जगह पर दिक्कत होती है, या तो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज हो, यही दो जगह पर दिक्कत होती है। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या हो बेटा? अधिक, और ये समकोणीय। बोलो जल्दी से। और सरकम सेंटर के अलावा ऑर्थो सेंटर की बात करें तो यहां भी दो ही जगह प्रॉब्लम है। दो जगह कौन सा? फिर से वही राइट एंगल समकोणीय त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। भाई यही तो दिक्कत है हमारे पास। अब समरी ध्यान से सुनना, जब हम सरकम सेंटर बनाते थे राइट एंगल, तो ये होता था कर्ण का मिड पॉइंट। क्या होता था? कर्ण का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। और ऑब्ट्यूज एंगल में त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर, जल्दी बोलो, त्रिभुज के बाहर, और अधिक कोण के पीछे नहीं, अधिक कोण के सामने बनता था। अरे हाँ या ना? अब ऑर्थो की बात करें, राइट एंगल में कहां पर बनता था? 90 डिग्री वाले शीर्ष पर बनता था, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर। और अधिक कोण की बात करें तो फिर त्रिभुज के बाहर तो बनता ही है, त्रिभुज के बाहर, लेकिन फिर से वही अधिक कोण के, बताओ बेटा, अधिक कोण के, अधिक कोण के पीछे बनता है। कहां बनता है? पीछे। ये पूरी समरी हमने तैयार कर दी है कि उनकी लोकेशन का क्या सीन है। ठीक है? लेकिन आपको पहले ऐसा नहीं कि आपको चीजें डायरेक्टली, चीजें आपको ये डायरेक्ट बता दिया जाए और उसके बारे में समरी ना बताई जाए। तो देखो, चीजों को हम लोगों ने डिटेल में देखा भी है और उसको समरी भी जानी है। आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है? इसको अच्छे से लिख लो। उसके बाद अब ये बात करते हैं कि ये जितनी भी चीजें लोकेशन पर हैं, जैसे ये वाला ध्यान से देखो, कर्ण का मिड पॉइंट है और 90 डिग्री वाला शीर्ष। जैसे ये 90 डिग्री बना दे तो ये कर्ण का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सरकम सेंटर। और ये 90 डिग्री वाले शीर्ष पर क्या मिलेगा? ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या सरकम सेंटर से इन सेंटर के बीच की दूरी, है ना, या सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा, तो इन सब के बारे में अभी और जानेंगे, दूरियों के बारे में। तो ये हमारी अगली क्लास होने वाली है, जिसमें हम इनसे रिलेटेड दूरियां कैसे, किस रेशियो में बढ़ता है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो आज हमारा ऑर्थो सेंटर यहीं पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक चीजें हो चुकी हैं, इससे रिलेटेड और जितनी चीजें बच रही हैं वो सारी चीजें अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।